नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब गारंटी। हाँ, तो गारंटी क्या क्या गारंटी मिलेगा हम लोग को इंश्योरेंस खरीदने से? हम लोग को क्या गारंटी मिलेगा? पेपर में एग्रीड पॉइंट रहेगा और लास्ट में बोला जाएगा कि हाँ, अगर ये सारा एग्री पॉइंट करेक्ट होता है, ठीक है, अगर एग्री पॉइंट मैच होता है, टर्म्स एंड कंडीशन मैच होता है, तो आपको सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा, ठीक है। कितना अमाउंट उधर में लिखा रहेगा पॉलिसी में, ठीक है। तो इसके लिए, ठीक है, इंश्योरेंस विथ सर्टेन पे आउट, ठीक है, ये हो गया बेस्ट बेस्ट ऑप्शन है। एश्योरेंस का मतलब ए इंश्योरेंस विथ सर्टेन लेआउट। नेक्स्ट क्वेश्चन हिस्ट्री है। आप लोग हम लोग का प्रीवियस वीडियो है उसमें देखिए और उसी बेसिस में आप लोग इसका आंसर दीजिए। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इंश्योरेंस? इंश्योरेंस का मेन फंक्शन क्या है? इंश्योरेंस का मेन फंक्शन हो गया फाइनेंशियल लॉसेस को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। फाइनेंशियल लॉसेस को हम लोग प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। जैसे कि हम लोग का गाड़ी चोरी हो गया, ठीक है, आज के डेट पे मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस लेकर रखा हुआ था, ठीक है, मेरा गाड़ी चोरी हो गया, तो मैंने जितना भी टर्म्स एंड कंडीशन था सारा टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल किया, फिर भी तो क्या होगा कि इंश्योरेंस कंपनी ना मुझे सर्टेन अमाउंट मुझे दिया जाएगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी मुझे देगा, ठीक है। तो क्या हो गया कि मेरे जो फाइनेंशियल लॉसेस हो गया, मेरा जो फाइनेंशियल लॉसेस हो गया मतलब गाड़ी चोरी हो गया, ठीक है, अभी मुझे तो एक नया गाड़ी खरीदना होगा जैसा भी हो, ठीक है, तो उस लॉसेस को थोड़ा कंपनसेट करता है, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी। विच इज़ ए टाइप ऑफ इंश्योरेंस? इसमें से कौन सा वाला इंश्योरेंस का टाइप है? तो इंश्योरेंस का टाइप हम लोग को पता है कि लाइफ इंश्योरेंस हो गया इंश्योरेंस का टाइप। व्हाट इज लाइफ इंश्योरेंस? लाइफ इंश्योरेंस क्या है? लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड टू लाइफ और डेथ ऑफ ए पर्सन। तो ये रहा ऑप्शन। व्हाट इज जनरल इंश्योरेंस? जनरल इंश्योरेंस में अदर देन लाइफ इंश्योरेंस सारा कुछ आ जाएगा। ये रहा। व्हाट इज सोशल इंश्योरेंस? सोशल इंश्योरेंस हो गया गवर्नमेंट मतलब कि गवर्नमेंट का साथ जो रिलेटेड आ रहा है, ठीक है, वो सारा कुछ सोशल इंश्योरेंस में इंक्लूडेड करेगा, ठीक है। व्हाट इज प्रॉपर्टी इंश्योरेंस? प्रॉपर्टी रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एसेट्स, ठीक है, जैसे कि बिल्डिंग हो गया या फिर हम लोग का जो व्हीकल हो गया, ठीक है, उससे सारा प्रॉपर्टी इंश्योरेंस में बोला जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस अलग अलग कैटेगरी आ रहा है, ठीक है, तो इंश्योरेंस अलग अलग कैटेगरी में आ रहा है, तो जो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस है वो रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एसेट्स, ठीक है, वर्ड प्रॉपर्टी मतलब एसेट्स। व्हाट इज प्रीमियम इन इंश्योरेंस? तो प्रीमियम इन इंश्योरेंस का मतलब क्या है? मैंने पहले बोला था ना कि हमें छोटा छोटा अमाउंट देना होगा, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को। इन रिटर्न इंश्योरेंस कंपनी हमें अगर टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होता है, ठीक है, सर्टेन अमाउंट दिया जाएगा, लेकिन ये टोटल अमाउंट को प्लस करने से भी ये सर्टेन अमाउंट नहीं आएगा, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। एज पर द प्रीमियम को कंपेयर करते हुए अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो अमाउंट है ये ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग ये जो छोटा छोटा अमाउंट हम लोग जो देंगे ना, जो एज ए कंज्यूमर हम लोग जो अमाउंट देंगे उसको हम लोग प्रीमियम बोलेंगे, ठीक है, और जो कंपनी हमें देंगे ना वो हमें एश्योरेंस बोलना चाहिए, ठीक है। मतलब इसका नाम हो गया एश्योरेंस, टेक्निकली लैंग्वेज में आ रहा है कि ये एश्योरेंस, और इसका नाम आ गया प्रीमियम जो हम लोग देंगे। ये रहा बेस्ट ऑप्शन। व्हाट इज इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? इकोनॉमिक्स का मतलब है कि एक स्टडी है, ठीक है, एक स्टडी है। स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ हाउ प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन हैपन इन एन इकोनॉमी। ये हो गया इकोनॉमिक्स। व्हाट इज इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन का मतलब है, हम लोग को पता है कि इन्फ्लेशन का मतलब है कि प्राइस को बढ़ना, ठीक है, सामान का दाम बढ़ना, उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलता है। जैसे कि फेस्टिवल टाइम में सामान का दाम जो 1 रुपये का सामान था वो 1.5 रुपया बोलेगा, 2 रुपये बोलेगा ना, वही उसको हम लोग इन्फ्लेशन बोलता है, ठीक है। राइज इन
प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। एक डिफरेंट रीजन्स के लिए होता है, ठीक है। मेन मतलब क्या है, मतलब हो गया कि सामान का दाम बढ़ना। हाउ इज इन्फ्लेशन कैलकुलेटेड, इन्फ्लेशन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? इन्फ्लेशन कैलकुलेट किया जाता है थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। थ्रू कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मतलब कि एक कस्टमर पहले एक सामान 2 रुपये में खरीद रहा, ठीक है, अभी कितना में खरीद रहा है, बढ़ा ना घटा, ठीक है, कितना बढ़ा, ठीक है, कौन सा डिग्री में बढ़ा, उसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। विच इज़ द टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, इसमें से कौन सा वाला इन्फ्लेशन का टाइप है? ये सारा इन्फ्लेशन का टाइप नहीं है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन है इन्फ्लेशन का टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन। इसमें बोला कि अनदर टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन, तो अनदर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन ये सब नहीं है, ये रहा कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। एक हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा हो गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन। दो टाइप का इन्फ्लेशन आता है, एक हो गया कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, एक हो गया डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हाट इज डिमांड पुल इन्फ्लेशन, मतलब क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब है कि देखिए जो डिमांड है, डिमांड, ठीक है, डिमांड पुल का मतलब बढ़ना, ठीक है, डिमांड बढ़ना, ठीक है। ऐसा इन्फ्लेशन जो कि डिमांड बढ़ने से बढ़ रहा है, ठीक है, मतलब कि ऐसा प्रोडक्ट का दाम, ठीक है, प्राइस बढ़ रहा है, ठीक है, बिकॉज वो जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट का दाम और उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अगर बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, पूजा का दिन में, ठीक है, पूजा का दिन में अगर आप लोग रात को जब हम लोग जब घूमने निकलते हैं, ठीक है, तो उस टाइम में अगर ऑटो वाला को बोलेंगे ना कि चलिए हमें ना इधर से लेके इस पॉइंट तक जाना है, ठीक है, तो नॉर्मल डेज में अगर इसका प्राइस 10 रुपया लेते हैं, ठीक है, लेकिन उसी टाइम को क्योंकि अभी हर एक को ऑटो चाहिए, ठीक है, वो बोले कि नहीं हमें 15 रुपये चाहिए, ठीक है, एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है, क्यों? क्योंकि अभी उस ऑटो का डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर बहुत ज़्यादा है लेकिन ऑटो कमती है, इसके लिए उसको हम लोग डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। प्राइस राइज ड्यू टू इट्स डिमांड, ठीक है। व्हाट इज कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन? कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट रिलेट करता है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से, ठीक है, तो अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो मेरा प्राइस भी बढ़ेगा, तो उसको हम लोग कॉस्ट पुल इन्फ्लेशन बोलेगा, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलता है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलता हूँ कि सोचिए कि पहले घर बनाने के लिए, ठीक है, लेबर मिस्त्री 1500 पर डे ले रहा था, ठीक है, अभी वो लोग बोलता है कि नहीं अभी हम लोग को भी थोड़ा बढ़वा के लेना होगा, ठीक है, तो वो लोग ने डिसाइड किया कि 2000 अभी, तो मेरा घर बनाने के लिए कॉस्ट बढ़ जाएगा, बिकॉज वो जो लेबर मिस्त्री है उन लोग ने अपना प्राइस भी बढ़ाया हुआ है, तो अपना प्राइस बढ़ाया हुआ है इसके लिए घर भी ज़्यादा दाम में आएगा। मैं एक लेबर मिस्त्री का बात नहीं कर रहा हूँ, मैं घर का बात बोल रहा हूँ, ठीक है, तो घर का दाम भी बढ़ा हुआ रहेगा, बिकॉज उसके लिए नहीं है कि घर का डिमांड ज़्यादा है, इसके लिए क्योंकि जो घर बनाने के लिए जो सामान चाहिए जैसे कि लेबर मिस्त्री या फिर एनी अदर मटेरियल, ठीक है, उस मटेरियल का दाम बढ़ा हुआ है, तो उसको हम लोग इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं, ठीक है। हाउ डज इन्फ्लेशन अफेक्ट प्राइस? इन्फ्लेशन प्राइस को कैसे अफेक्ट करता है? इन्फ्लेशन हम लोग को पता है कि इंक्रीज इन प्राइस, राइज इन प्राइस, ठीक है, तो ये रहा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज जीएसटी? जीएसटी का इसमें आपको फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, ठीक है, जीएसटी, व्हाट इज जीएसटी? तो जो जीएसटी है, जीएसटी, ठीक है, जी स्टैंड फॉर गुड्स, सी स्टैंड फॉर सर्विस एंड टी स्टैंड फॉर टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कुछ द फॉलोइंग डिफाइन जीएसटी, इसमें से कौन सा एक डेफिनेशन बनता है जीएसटी का, ठीक है। जीएसटी हमको पता है कि ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब है कि हम मुझे टैक्स देना होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने एक मोबाइल फ़ोन ख़रीदा हुआ है, ठीक है, तो जब भी मैं मोबाइल फ़ोन ख़रीदता हूँ तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि
जिसने सेल किया, ठीक है, जो सेलर है, सेल करने के टाइम में बोलता है कि जब भी सेल होगा ना तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए, जब भी सेल होगा तो गवर्नमेंट को टैक्स चाहिए होगा, ठीक है। ये जो टैक्स है, ठीक है, ये टैक्स कौन देगा? जिसने परचेज किया उसने दे देगा, मतलब किसको बोलेगा? जो सेलर है उसको बोलेगा, मतलब जो दुकानदार है, दुकानदार को बोलेगा कि आप अभी सामान बिक्री कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको मुझे टैक्स देना होगा, ठीक है। लेकिन दुकानदार क्या करेगा कि वो अपना पॉकेट से नहीं देगा, वो क्या करेगा कि कंज्यूमर को बोलेगा, जैसे कि एक गुड्स का दाम है 10 रुपया, ठीक है, कंज्यूमर को बोलेगा कि 10 रुपया सामान का दाम है और इसमें से जीएसटी गवर्नमेंट का टैक्स आ रहा है 2 रुपया, तो आपको टोटल 12 रुपया देना होगा। तो ये जो 2 रुपया है कौन दे रहा है? जो कंज्यूमर है, जो खरीद रहा है सामान, परचेसर, ठीक है, परचेसर दे रहा है। लेकिन कौन लेके दे रहा है? लेके दे रहा है सेल्समैन, सेलर जो प्राइस है इसको कलेक्ट करके दे रहा है, ठीक है। तो हमको पता ही नहीं है कि हम मतलब कि मुझे पता ही नहीं होगा कि मुझसे टैक्स लिया जा रहा है, वेयर मेरा गुड्स का जो दाम है उसी में ऐड करके दिया जाएगा, ठीक है। तो जो पेमेंट करता है उससे टैक्स नहीं होके वो टैक्स को बियर नहीं करके जो प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है वो टैक्स बियर करता है, ठीक है। तो इसको हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स में काउंट करता है। हम लोग का जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है, क्योंकि मैंने 10,000 रुपये कमाया, गवर्नमेंट हमको बोलेगा कि तुमने 10,000 रुपये कमाया, अच्छा बात है, लेकिन उसमें से मुझे 500 रुपया दे दो एज इनकम टैक्स, ठीक है। वो मुझे डायरेक्टली बोलेगा और मैं भी गवर्नमेंट को डायरेक्ट ही दूंगा। लेकिन जो जीएसटी है वो डायरेक्ट नहीं आता है, ठीक है, वो इनडायरेक्ट घुमा के आता है, ठीक है। जैसे कि मैंने सामान खरीदा तो मुझसे टैक्स लिया जाएगा, लेकिन मैं नहीं दूंगा, ये देगा ये गवर्नमेंट को, ये पास ऑन करेगा बाय सेलर। तो इसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। व्हाट आर जीएसटी रेट? करेंटली जो जीएसटी रेट्स है, जीएसटी रेट 0% से स्टार्ट करके 28% तक जा रहा है, ठीक है। तो अलग अलग सामान में अलग अलग कैटेगरी का जीएसटी लगता है, ठीक है। जैसे कि सबसे बेसिक सामान जो है, जैसे कि हम लोग का डेली नीड्स वाला, जैसे कि राइस हो गया, वेजिटेबल हो गया, वो सब में 0%, ठीक है। और लग्जरियस गुड्स, डायमंड, ठीक है, या फिर अदर लग्जरियस गोल्ड, ठीक है, उसमें 28%। तो जीएसटी रेट वेरीज हो रहा है, ठीक है, डे टू डे। एंड देन आप लोग को ये अपडेट करते रहना चाहिए एवरी टाइम कि कितना आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है। विच गुड आर एग्जम्प्टेड? मैंने पहले बोला था ना कि हम लोग का जो डेली नोट्स, जैसे कि फूड ग्रेन वगैरह ना, वो सब सारा एग्जम्प्टेड है। लेकिन ना फूड ग्रेन वगैरह में जो आइटम पैकेटिंग आ रहा है उसमें नहीं, जो खुला में बिक्री करता है, ठीक है, वो सब सारा जीएसटी से एग्जम्प्टेड रहता है, उसमें टैक्स जीएसटी नहीं लिया जाता है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी? इसमें से जीएसटी का बेनिफिट क्या है? देखिए, इसमें जीएसटी का बेनिफिट ये है कि रिड्यूस सेविंग नहीं है, सेविंग रिड्यूस एक टॉपिक के साथ रिलेट नहीं करता है, ठीक है। इंक्रीज इन्फ्लेशन ये भी रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो ये सब छोड़ दीजिए। क्या है बेनिफिट? क्या है बेनिफिट? हो गया एविएशन, टैक्स एविएशन, मतलब कि टैक्स का चोरी, ठीक है, टैक्स का चोरी से बचता है, ठीक है। तो जीएसटी इंट्रोड्यूस होने के बाद अभी जो सेलर है, सेलर को बोला कि आप लोग अगर सामान बिक्री करना है तो आप लोग आपको रजिस्टर करवाइए, ठीक है। और जब भी वो अपना आपको रजिस्टर करवाएगा, रजिस्टर करने से वो लोग का डिटेल सारा पोर्टल में अपलोड हो जाएगा, तो वो टैक्स का चोरी नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसके लिए रिड्यूस टैक्स एवेशन, टैक्स का चोरी को बचाता है। व्हाट डज रिड्यूस टैक्स एवेशन का मतलब? मैंने थोड़ी देर पहले बोला था ना कि रिड्यूस टैक्स एवेशन का मतलब क्या है। रिड्यूस टैक्स एवेशन का मतलब है कि जो इनवॉइस है, ठीक है, जो इनवॉइस है, इनवॉइस लिंकिंग करना एंड डिजिटल रिकॉर्ड बनना, ठीक है। जो सेलर है उसको अपना एक प्रोफाइल बनाना होगा जीएसटी पोर्टल पे, मतलब कि ऑनलाइन। तो जब भी वो सेल करे, जब भी वो परचेज करेगा, उसका नाम पे इनवॉइस जनरेट हो जाएगा, ठीक है। और वो जो आगे जब भी सेल करेगा तो उसमें इनवॉइस में आ जाएगा, ठीक है। तो कितना सेल कर रहा है, कितना परचेज कर रहा है, ठीक है, वो कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वो सारा कुछ ऑनलाइन रिकॉर्डेड रहेगा, मैच होगा, ठीक है। और तो वो टैक्स चोरी नहीं कर पाएगा। तो ये हो गया मेन बेनिफिट।
हु कलेक्ट जीएसटी कलेक्ट या फिर लेविट, ठीक है, बात सेम ही है कि कलेक्ट और लेविट। कलेक्ट का मतलब कि पैसा लेना, ठीक है, और लेविट का मतलब है कि थोपना। गवर्नमेंट थोपता है कि आप लोग को इतना टैक्स देना होगा, ठीक है, तो उसको लेविट बोला जाता है। तो ये सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों टैक्स लगाता है। तो कलेक्ट या फिर जो लेविट वर्ड है वो उसके साथ रिलेटेड है। How does tax evasion affect saving? How does inflation affect saving? इन्फ्लेशन का मतलब क्या है? इन्फ्लेशन का मतलब कि सामान का दाम बढ़ना। सेविंग का मतलब क्या है? पैसा बचाना, ठीक है। तो हम लोग को पता है कि हम लोग का एक जनरल फॉर्मूला है, इनकम इक्वल टू स्पेंडिंग प्लस सेविंग, ठीक है। तो हम लोग का जो इनकम है वो तो कांस्टेंट है। अगर हम लोग को सेव करना है ज़्यादा तो हमको खर्चा कमती करना होगा, या फिर अगर हमको मेरा खर्चा ज़्यादा होता है जो कि इन्फ्लेशन है, ठीक है, वो तो सेविंग्स मेरा कमती होगा, ठीक है। तो कैसा इफेक्ट करता है? क्योंकि हम लोग का परचेसिंग पावर कमती कर देता है, मतलब कि पैसा ज़्यादा दो सामान कमती मिलेगा, वो हो गया इन्फ्लेशन। तो रिड्यूसिंग परचेसिंग पावर। व्हाट इज म्यूचुअल फंड? म्यूचुअल फंड का मतलब क्या है? म्यूचुअल फंड का मतलब है कि हम लोग, ठीक है, एज ए इन्वेस्टर्स हम लोग पैसा देंगे, ठीक है, एजेंसीज को, ठीक है, म्यूचुअल फंड एजेंसीज को। म्यूचुअल फंड एजेंसीज में कौन रहेगा? म्यूचुअल फंड एजेंसीज में प्रोफेशनल्स, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स लोग रहेगा, ठीक है। वो लोग हाईली क्वालिफाइड रहता है, हाईली स्किल रहता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, कहाँ क्या चल रहा है वो लोग का डेप्थ नॉलेज रहता है, ठीक है। तो वो लोग पैसा खींच के, मतलब इन्वेस्टर से पैसा खींचेगा और इसको प्रॉपरली मैनेज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन, पूल्ड इन्वेस्टमेंट मैनेज बाय प्रोफेशनल्स। हाउ डज म्यूचुअल फंड वर्क? म्यूचुअल फंड कैसा काम करता है? म्यूचुअल फंड ना एक ऐसा है, ठीक है, जैसे कि मैं बोलता हूँ, ये अगर एक फंड बेस्ड है, म्यूचुअल फंड है, ठीक है, तो इसमें ऐसा किया जाएगा कि छोटा छोटा करके ना हर एक से स्मॉल अमाउंट कस्टमर से स्मॉल अमाउंट लिया जाएगा, ठीक है, और कस्टमर को बोले कि आप लोग 500, 2000, 100, 5000 ऐसा करके ना छोटा छोटा अमाउंट में पैसा दीजिए, ठीक है। वो सारा पैसा को कलेक्ट करके एक फंड बेस में डाल के रहेगा, ठीक है, एक बैंक अकाउंट में डाल के रहेगा, ठीक है। और जब भी जब भी नहीं, एक्चुअली जब भी कलेक्ट करेगा, ठीक है, तो कलेक्ट करते हुए जाएगा और इन्वेस्ट करते हुए जाएगा, ठीक है। तो ये भी तो मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट से भरता हो गया, क्योंकि छोटा छोटा अमाउंट हर एक कस्टमर डिपॉजिट कर रहा था, हर एक इन्वेस्टर डिपॉजिट कर रहा था, ठीक है। तो ये पूरा भरता हो गया। अभी इसमें क्या करेगा, इसको 2-4 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, ठीक है। हर एक पार्ट को यूज़ करेगा ताकि अलग अलग एसेट को खरीद सके, ठीक है। डिफरेंट एसेट बनता है, ठीक है, तो अलग अलग एसेट को खरीद सके, ठीक है। और ऐसे करके डाइवर्सिफाइड करेगा अपना जो टोटल एसेट था, उस टोटल एसेट को डाइवर्सिफाइड करेगा टू डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। और तो इसमें क्या होगा, इसमें अपना जो लॉसेस है, ठीक है, लॉसेस डाइवर्सिफाइड हो रहा है। लेट इट बी कोई भी एक पार्ट में, एक मेरा पार्ट लॉस हो गया, टोटल लॉस हो गया, ठीक है। मैंने इसमें 5 lakhs डाला हुआ था और मेरा टोटल लॉस हो गया। तो इन दिस केस 5 lakhs, लेकिन टोटल जो कैटेगरीज है, ठीक है, मैंने 8 कैटेगरीज डाला हुआ था, तो रिमेनिंग 7 कैटेगरीज मतलब कि 35 lakhs मेरा अभी बचा हुआ है। 35 lakhs में से लेट इट बी 2 ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, उसने मुझे ऑलमोस्ट डबल करके दिया हुआ है। तो 2 का 10 लाख, मैंने इधर में 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ था, तो मुझे 10 लाख में से मैंने 10 लाख इन्वेस्ट किया हुआ है, उसमें मुझे डबल प्रॉफिट करके दिया, मतलब कि 20 lakhs मिला। तो 20 lakhs मिला और बाकी लोग से थोड़ा थोड़ा ही प्रॉफिट आया, तो मिलके ये जो मेरा लॉसेस 5 lakhs हो गया ना, वो मैनेज हो जाएगा,
ठीक है, ऐसा करके म्यूचुअल फंड काम करता है। मतलब कि कस्टमर से छोटा छोटा करके पैसा लो, बल्क पैसा कलेक्ट करो एंड देन इसको अलग अलग चैनलाइज, अलग अलग एसेट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ताकि एक एसेट डूबे तो लेकिन पूरा टोटल इन्वेस्टमेंट ना डूबे। ठीक है, तो ये हो गया बेस्ट ऑप्शन है कि कलेक्ट मनी फ्रॉम इन्वेस्टर्स एंड डाइवर्सिफाइड एसेट्स एंड इन्वेस्ट इन डाइवर्सिफाइड एसेट। अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफाइड करना, अलग अलग इन्वेस्टमेंट, अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट कर देना, ये रहा बेस्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हो गया विच इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, विच इज ए टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड, ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो हो गया इक्विटी। इक्विटी हो गया एक टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है। What is debt mutual fund means? What is debt mutual fund means? Debt mutual fund, तो इसमें डिफरेंट ऑप्शन दिया हुआ है। पहला ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक, इन्वेस्टमेंट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बोन्स हम लोग को फिक्स इनकम देता है। ठीक है, और एक काइंड ऑफ सिक्योर होता है एज कम्पेयर टू एनी अदर इन्वेस्टमेंट। ठीक है, एंड देन हो गया इन्वेस्टमेंट इन गोल्ड एंड देन इन्वेस्टमेंट इन SIP। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना डेप्ट म्यूचुअल फंड, ये डेप्ट म्यूचुअल फंड का बेस्ट ऑप्शन है कि इन्वेस्ट इन फिक्स इनकम सिक्योरिटीज लाइक बॉन्ड, ये हो गया करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, व्हाट इज SIP इन म्यूचुअल फंड मीन्स? SIP इन म्यूचुअल फंड, तो SIP इन म्यूचुअल फंड का मतलब है कि सिस्टमेटिक स्मॉल पीरियडिक इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हम लोग को पता है SIP का मतलब क्या है। SIP का मतलब है कि सिस्टमेटिक इक्विवेलेंट एंड कांस्टेंट इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, तो ये हो गया SIP का मतलब हो रहा है। ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में तो सेम बात हो गया कि सिस्टमेटिक स्मॉल पीरियडिक इन्वेस्टमेंट, ये रहा बेस्ट ऑप्शन। SIP स्मॉल लेकिन कांस्टेंट, लेकिन सर्टेन पीरियड के लिए, तो ये आ रहा बेस्ट ऑप्शन। वन टाइम नहीं है, ठीक है, बैंक लोन नहीं है, इंश्योरेंस पॉलिसी भी नहीं है। हाउ इज SIP डिफरेंट फ्रॉम लम्प सम अमाउंट? SIP एंड लम्प सम अमाउंट, लम्प सम अमाउंट मतलब है कि एक ही बार में बल्क पैसा, ठीक है, कैलकुलेट नहीं करके एक ही बार में बहुत सारा पैसा डाल देना, इसको हम लोग लम्प सम अमाउंट बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन है ना SIP इज पीरियडिक, लम्प सम अमाउंट इज वन टाइम, ये रहा बेस्ट ऑप्शन। ठीक है, SIP पीरियडिक मतलब कि एवरी मंथ या फिर 15 डेज या फिर 2 महीना या फिर 6 महीना, उस हिसाब से डालना है। ठीक है, डिसिप्लिन वे में डालना है, धीरे धीरे करके। वेयर एज लम्प सम अमाउंट जो है लम्प सम इन वन टाइम। ठीक है, ये रहा लम्प सम का मतलब कि एक ही बार में बल्क में पैसा डाल के निकल जाना। जैसा कि ज़्यादा स्टूडेंट क्या करता है कि धीरे धीरे करके पढ़ते रहता है, एवरी डे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं आ रहा है वो लोग को एग्ज़ाम टाइम में भी। ठीक है, लेकिन जो लेजी स्टूडेंट है वो लोग क्या करता है कि पहले तो पढ़ता नहीं है और एग्ज़ाम टाइम में 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा करके पढ़ता है, तो वही हो गया लम सम मतलब कि एक ही बार में बहुत ज़्यादा। ठीक है, SIP धीरे धीरे करके छोटा छोटा अमाउंट में, लेकिन बराबर बात तो एक ही हो गया कि टोटल दोनों को ही पढ़ना ही है, दोनों को डिपॉजिट ही करना है, तो बाय द एंड बात सेम ही होता है, लेकिन जो डालने का प्रोसेस है उस प्रोसेस में ये SIP एक डिसिप्लिन इन्वेस्टर बोला जाता है। नेक्स्ट क्या, कैन म्यूचुअल फंड प्रोवाइड हायर रिटर्न देन बैंक? हाँ, एक बैंक मतलब क्या है, बैंक हम लोग को सेविंग्स अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। ठीक है, लेकिन म्यूचुअल फंड क्या है, काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, तो ये बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट दिया जाता है। ठीक है, हम लोग को बैंक से ज़्यादा प्रॉफिट मिलता है, ये रहा बेस्ट ऑप्शन। यस ड्यू टू मार्केट इन्वेस्टमेंट।
व्हाट इज रिस्क इन म्यूचुअल फंड मीन्स, म्यूचुअल फंड में रिस्क का मतलब क्या है? व्हाट इज रिस्क इन म्यूचुअल फंड मीन्स, रिस्क इन म्यूचुअल फंड। तो रिस्क इन म्यूचुअल फंड का मतलब है क्या है रिस्क इन म्यूचुअल फंड, मीनिंग क्या है? ठीक है, मीनिंग हो गया कि पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग सम और ऑल मनी। ठीक है, पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग सम और ऑल मनी, क्योंकि म्यूचुअल फंड भी एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है और हम लोग को पता है कि इन्वेस्टमेंट का साथ रिलेट है रिस्क। ठीक है, तो ए हो गया बेस्ट ऑप्शन, अदर लोग नहीं है, ए वाला हो गया हम लोग का बेस्ट ऑप्शन, पॉसिबिलिटीज ऑफ लूजिंग सम और ऑल मनी। हाउ हु मैनेज ए म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड कौन मैनेज करता है? ठीक है, तो म्यूचुअल फंड मैनेज बाय प्रोफेशनल फंड मैनेजर। ठीक है, वो लोग हाईली क्वालिफाइड रहता है, हाईली स्किल रहता है इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है, वो लोग की म्यूचुअल फंड को मैनेज करता है। नेक्स्ट, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट, व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? फाइनेंशियल मार्केट हो गया कि प्लेटफॉर्म, मार्केट के बाद बोल रहा है। ठीक है, प्लेटफॉर्म ऑफ बाइंग एंड सेलिंग फाइनेंशियल एसेट्स। ठीक है, फाइनेंशियल एसेट मार्केट मतलब कि प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग। हु रेगुलेट फाइनेंशियल मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट कौन रेगुलेट करता है? तो फाइनेंशियल मार्केट रेगुलेट करता है बाय बोथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मतलब सेंट्रल बैंक एंड सेबी। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। व्हाट इज प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट का मतलब है कि एक ऐसा मार्केट जहाँ में न्यू सिक्योरिटीज इशू किया जाता है, जैसे कि एक कंपनी है, कंपनी ए। ठीक है, वो नया आया हुआ है मार्केट में और बोला कि अभी कंपनी ए का शेयर को बिक्री करना है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम वो कहाँ बिक्री करे, फर्स्ट टाइम बिक्री करना है तो प्राइमरी मार्केट में जाना होगा। ठीक है, वेयर न्यू सिक्योरिटीज आर इशूड, मतलब कि न्यू शेयर स्टॉक्स वो सब इशू किया जाता है। व्हाट इज सेकेंडरी मार्केट? तो प्राइमरी मार्केट में किसी ने खरीदा, कंपनी ने बिक्री किया, किसी ने खरीदा, तो अभी उस पर्सन को क्या होता है कि वो पर्सन सोचा कि नहीं अभी मुझे ये शेयर भी बिक्री कर देना है, या ठीक है, या फिर ये एसेट जो है ये मेरा एसेट भी हमको बिक्री कर देना है। ठीक है, देन वो क्या करेगा, वो जाके सेकेंडरी मार्केट में बिक्री कर देगा। वेयर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज, प्राइमरी मार्केट में तो नया सिक्योरिटीज आता है। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में नया सिक्योरिटीज आता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज आता है। ठीक है, आर्ट ट्रेड मतलब खरीदना बिक्री करना। हु आर दी पार्टिसिपेंट इन फाइनेंशियल मार्केट? ठीक है, मतलब कि कौन कौन एंगेज होता है। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट में कौन कौन एंगेज होता है? तो फाइनेंशियल मार्केट में सारा एंगेज होता है। ठीक है, जैसे कि इन्वेस्टर्स जो जिसका पास पैसा है, जो अपना पैसा को लगाना चाहता है, ब्रोकर जो कि डील करवाता है, एंड देन बैंक। ठीक है, बैंक जो कि काइंड ऑफ लिंकिंग प्रोवाइड करता है। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ मनी एंड ऑल ये लोग हैंडल करता है। तो इन्वेस्टर, ब्रोकर्स एंड बैंक ये तीनों मिलके फाइनेंशियल मार्केट बनता है। ठीक है, ये फार्मर्स लोग का कोई काम नहीं है, फार्मर्स लोग एज ए ये तो प्रोफेशनल्स हो गया ना। अभी एज ए पर्सन वो लोग पार्टिसिपेट कर सकता है जब इन्वेस्टर बनेगा, इन्वेस्टर मतलब जब अपना पास पैसा है, डालना चाहता है पैसा उसी टाइम में। व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? ये जो कोर्स है ना, ये कोर्स भी NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से ही हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, तो व्हाट इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का मतलब है कि स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये रहा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज,